जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्मृति के इस ऑडियो बुक में, जिसमें आज की क्लास में आप जानेंगे संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 के बारे में। ये मेरे उन सभी मित्रों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर 2 में आपसे 5 ऐसे प्रश्न होंगे जो संथाल परगना भू धारण अधिनियम 1949 से पूछे जाएंगे। और 7th 8th 9th 10th जेपीएससी में यहीं से 5 ऐसे प्रश्न थे जो पूछे गए थे। इसी पीडीएफ के माध्यम से मैं इस ऑडियो बुक को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं संथाल परगना के बारे में कि संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था 1855 ईस्वी में। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर और वीरभूम जिले के हिस्से शामिल थे। संथाल परगना क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था। इसके अंतर्गत जनजाति निवासी थे। जंगल तरी ट्रैक को ही दामिने कोह के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम नरी खंड भी था। संथाल परगना के मूल निवासी पहाड़िया थे और इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदार को तौजी नंबर से दर्शाया गया है। इस क्षेत्र में पहला रैयती कानून बना था 1872 ईस्वी में। इस कानून का नाम था संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872। संथाल परगना क्षेत्र का पहला काश्तकारी कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 है। अब हम लोग जानेंगे, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यह है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। दोस्तों, यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए या फिर झारखंड पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के पीडीएफ चाहिए तो वो पेड है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9905917516। आइए हम जाने संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बनाने के लिए तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। आगे हम लोग इन्हीं 9 अध्याय और 72 धाराओं का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। अध्यायों का संक्षिप्त परिचय हम लोग जाने। अध्याय 1, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और कानून के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अध्याय 2, इसमें ग्राम प्रधान की नियुक्ति, कबूलियत और अन्य संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। अध्याय 3, यह महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियम, हस्तांतरण का निबंधन आदि को बताया गया है। इसमें धारा 12 से 26 का समावेश है। अध्याय 4, इसमें धारा 27 से 42 निहित है और इस अध्याय में मुख्यतः बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान है। अध्याय 5, इसमें धारा 43 से 52 के अंतर्गत लगान संबंधित विविध प्रावधानों की प्रविष्टि की गई है। अध्याय 6, इसमें धारा 53 के अंतर्गत कुछ प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि अर्जन का प्रावधान है। वर्तमान में इस धारा का प्रयोग नहीं होता है। अध्याय 7, इस अध्याय में धारा 54 से 63 के अंतर्गत न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अध्याय 8, इसमें धारा 64 से 66 के अंतर्गत परिसीमा के सामान्य नियम का समावेश किया गया है। अध्याय 9, इसके अंतर्गत दंड, नोटिस, तामीला, बकाया वसूली आदि का प्रावधान है। तो आपने जाना था कि अध्याय 9 है और इसमें धाराएं कितनी हैं? 72 धाराएं हैं। आप पढ़ रहे हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में। संथाल परगना भूधारण यानी कि अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949, इसके अब प्रमुख प्रावधानों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अध्याय 1 में जैसा कि आपने पढ़ा था कि इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार का वर्णन है। तो धारा 1 को हम लोग जानेंगे। इसमें यह संथाल परगना अनुपूरक उपबंध अधिनियम कहलाएगा। इस तिथि को लागू होगा जिस तिथि को राज्य सरकार अधिसूचित करेगी। यह समस्त संथाल परगना में लागू होगा। अब हम लोग जानेंगे कि समस्त संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं, जिसमें दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ एवं जामताड़ा जिला शामिल है। धारा 2, अधिनियम के स्थानीय विस्तार
परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष से अधिनियम की वापसी का प्रभाव राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा। तो आपको क्या याद करना है, धारा 2 में दिया हुआ है कि अधिनियम के स्थानीय विस्तार के बारे में। अब धारा 3 के बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें इसको रद्द किया गया है। अनुसूची क में वर्णित विधानीकरण इसके द्वारा उसके चतुर्थ स्तंभ में निर्दिष्ट सीमा तक रद्द की जाती है। अब हम लोग जानेंगे धारा 4 के बारे में, जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं। तो धारा 4 की परिभाषाओं को जानें। पहला है आदिवासी। आदिवासी की क्या परिभाषा दी गई है इसमें? तो वह व्यक्ति जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है। नेक्स्ट है कृषि वर्ष, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं धारा 4 में और इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो कृषि वर्ष की परिभाषाओं को आप जानेंगे। बंगला साल में प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष जहां कृषि वर्ष चलता हो, वहां प्रथम अश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष, और जहां कृषि प्रयोजन के निमित्त कोई अन्य वर्ष चलता हो उस वर्ष से है। इसके अतिरिक्त भूगत बंद, आयुक्त, खास गांव, भूस्वामी, खाली जोत, ग्राम, ग्राम समुदाय, ग्राम परिभाषा, माफ कीजिएगा, ग्राम प्रधान की परिभाषा दी गई है। तो आपने पढ़ा अभी धारा 4 के बारे में और आप अभी पढ़ रहे थे अध्याय 1। अब हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। जैसा कि आपने पूर्व में ये चीज़ पढ़ रखा है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं। तो आपने अध्याय 1 में पढ़ा धारा 1 से लेकर के धारा 4 के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अध्याय 2 के बारे में, और इसमें ग्राम प्रधान और मूल रैयत की चर्चा की गई है। अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं धारा 5 से। तो धारा 5 में क्या प्रावधान किया गया है एसपीटी एक्ट में, ये जानेंगे। इसमें दिया हुआ है ग्राम प्रधान की नियुक्ति। धारा 5 में वर्णन है ग्राम प्रधान की नियुक्ति। अब इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं। किसी खास ग्राम के रैयत या भूस्वामी के आवेदन पर स्थानीय रीति के अनुसार 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान को नियुक्त करेगा, ऐसा धारा 5 में कहा गया है। अब धारा 6 में क्या वर्णन है, इसको भी हम लोग जाने। जब किसी ग्राम का जो खास नहीं है ग्राम प्रधान मर जाए तो भूस्वामी ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन उपायुक्त को देगा। अब हम लोग जाने धारा 7 में क्या दिया हुआ है। तो धारा 7 में वर्णन है ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। अब धारा 8 में हम लोग आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, भूस्वामी नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट की प्रीतियां उपलब्ध कराएगा। धारा 9 में वर्णन है ग्राम प्रधान को पद परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा। अब धारा 10 में वर्णन है कि केवल इस प्रकार के अभिलिखित भूमि के मूल रैयत की जोत तथा मूल रैयती जोत समझी जाएगी। धारा 11 में वर्णन है कि प्रधान के पुरस्कार की निधि, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानिए कि इस अधिनियम के अनुसार ग्राम प्रधान मूल रैयतों पर लगाए गए जमीनें, माफ कीजिएगा जुर्माने, प्रधानों की पुरस्कार निधि। नेक्स्ट है धारा 12। इसमें रैयतों के वर्ग के बारे में वर्णन किया गया है। एक बार मैं आपको याद दिलाते हुए चलूं, आप अध्याय 2 पढ़ रहे हैं जिसमें आप धारा 12 पढ़ रहे हैं, रैयतों के वर्ग। तो इसमें आपको जानना है निवासी जमाबंदी रैयत। तो इसका मतलब होता है, देखिए जमाबंदी का मतलब होता है सेटलमेंट, अर्थात अभिलिखित जमाबंदी रैयत जो गांव में रहते हैं, जिसका पारिवारिक आवास उस गांव में है, वहाँ वे अभिलिखित हैं। इनको निवासी जमाबंदी रैयत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप जानेंगे गैर निवासी जमाबंदी रैयत, ये क्या होता है। तो जमाबंदी को इंग्लिश में कहते हैं सेटलमेंट,
और अभिलिखित का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑन रिकॉर्ड, अर्थात जमाबंदी रैयत के रूप में ऑन रिकॉर्ड जो गांव में नहीं रहते हैं या जिनका पारिवारिक वास स्थान उस गांव में नहीं है जहां वे अभिलिखित हैं, तो ऐसे रैयतों को क्या कहा जाएगा? गैर निवासी जमाबंदी रैयत। नेक्स्ट है नया रैयत, अर्थात वे व्यक्ति जो नए रैयत या नूतन रैयत के रूप में अभिलिखित हैं उनको नया रैयत के नाम से जाना जाता है। और आप अभी तक पढ़ रहे थे धारा 12 के बारे में, जो कि अध्याय 2 में वर्णन है। अब हम लोग इसी अध्याय 2 में धारा 13 के बारे में जानेंगे। तो धारा 13 में दिया हुआ है भूमि उपयोग के संबंध में रैयतों के अधिकार। तो रैयत उस भूमि का जो उसके होल्डिंग में पड़ता है वह किसी भी रीति से स्थानीय प्रचलन, रीति रिवाज या अन्य किसी भी तरह भूमि का उपयोग कर सकता है, लेकिन भूमि के मूल्य में ह्रास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है धारा 14, सेवा उपायुक्त के आदेश की रैयत। उपायुक्त को डिप्टी कमिश्नर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो फिर से एक बार मैं इसको रीड करती हूँ कि सेवा उपायुक्त के आदेश की रैयत को बेदखल नहीं किया जाना। नेक्स्ट है किसी भी रैयत को भूस्वामी के द्वारा उपायुक्त के अनुमति के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है। अब धारा 15 में वर्णन है कि ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयतों के अधिकार। इसी में दिया हुआ है कि रैयत को अपने जोत में ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। अब दिया हुआ है धारा 16 में क्या दिया हुआ है कि अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पादन के उपभोग के संबंध में रैयत के अधिकार। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानिए दोस्तों कि कोई भी रैयत भूस्वामी के अनुमति के बिना एक सीमा तक अपनी जोत में बांध, तालाब, कुआं, जलाशय का निर्माण कर सकता है, लेकिन इससे इसे क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये ऐसा वर्णन धारा 16 में किया गया है और आप अभी तक अध्याय 2 पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे धारा 17 के बारे में। इसमें वर्णन है अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयतों के अधिकार। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानिए। रैयत अपनी जोत पर वृक्ष, उद्यान, बांस लगा सकता है और उसे काट करके गिरा सकता है। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेना अपेक्षित होगा। वृक्षों से प्राप्त फल, फूल इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपने द्वारा लगाए गए वृक्षों पर लाह और रेशम कीट आप पाल सकते हैं। अगला धारा है दोस्तों 18। अभी तक आपने धारा 17 पढ़ लिया है। अब आप जानेंगे धारा 18 के बारे में। इसमें दोस्तों दिया हुआ है भवन निर्माण संबंधित रैयतों के अधिकार। रैयत अपनी जोत में कच्चा या पक्का मकान बना सकता है, ऐसा धारा 18 में दिया हुआ है। अब धारा 19 में वर्णन है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। तो भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत की सहमति से जोत का विभाजन कर सकता है। धारा 20 में क्या वर्णन किया है? धारा 20 में दिया हुआ है कि रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें कि इस रैयत के अधिकार का हस्तांतरण कैसे हो सकता है। विक्रय, दान, बंधक, विक्रय पत्र, पट्टा या इकरारनामा के द्वारा अपनी जोत का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है, लेकिन यदि अधिकार अभिलेख में इसका प्रावधान उल्लेखित है। आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जो पेड है दोस्तों। ये है 9905917516 पर संपर्क करके। अब हम लोग जानेंगे अगली धारा 21 के बारे में। और अभी तक आप धारा 20 पढ़ चुके हैं। अब 21 में हम लोग आए हैं। 21 में दिया हुआ है कि गैर आदिवासी रैयत के द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा के बारे में थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। धारा 20 में उल्लिखित प्रावधान के अंतर्गत
राज्य सरकार अधिसूचना प्रकाशित कर संपूर्ण संथाल परगना या उसके किसी भी खंड को गैर आदिवासी रैयत को सूचित तिथि से भूमि का चौथा अंश भूगत बंध के रूप में घोषित कर सकता है। तो ऐसा दिया हुआ है धारा 21 में। नेक्स्ट है धारा 22। इसमें वर्णन है न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है, यानी कि रैयत भूमि का बदलान। थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में जानें तो इसके डिटेल में क में दिया हुआ है कि अपनी भूमि को बदलान की इच्छा रखने वाले रैयत लिखकर डिप्टी कमिश्नर के यहाँ आवेदन कर सकते हैं, जो अपने विवेकानुसार इसकी अनुमति दे सकते हैं, परंतु यह कि डिप्टी कमिश्नर तब तक बदलान करने की अनुमति नहीं देंगे जब तक वे संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि पहला में यह दिया हुआ है कि बदलान के पक्ष में बदली जाने वाली भूमि जमाबंदी रैयत है। बदली जाने वाली प्रस्तावित भूमि एक ही गांव में या आसपास के गांव में है। यह नेक्स्ट है कि यह कारोबार गुप्त बिक्री नहीं है, वरन पक्षों का पारस्परिक सुविधा के लिए की जाने वाली सचमुच का बदलान है। चौथे नंबर पे दिया हुआ है कि बदले जाने वाली भूमि सामान्य मूल्य की है, और इसी में दोस्तों धारा 23 भी 2 नंबर से इंक्लूड है। अब आगे बढ़ते हैं, धारा 24 के बारे में जानते हैं। धारा 24 में दिया हुआ है रैयती जोतों का कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। इसका डिटेल थोड़ा जानें। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी रैयत अधिकार अभिलेख के प्रावधानों के अनुसार अपनी जोत या उसका कोई भी अंश बिक्री, दान, उपहार, विनियम, वसीयतनामा के अनुसार कर सकता है। और इसी धारा 24 के क में दिया हुआ है कि वास भूमि के कतिपय हस्तांतरणों का निबंधन। जब कोई आवासीय भूमि जिसे कोई रैयत धारण करता है उसे वसीयतनामा के द्वारा हस्तांतरित किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है, तो दूसरा व्यक्ति भूस्वामी से निबंधन प्राप्त कर सकता है। अब हम लोग आए हैं धारा 25 में। 25 में वर्णन है कि रैयती जोत या उसके खंड के विक्रय या दान के प्रलेख के निबंधन के समय भूस्वामी आदि के निबंधन शुल्क का भुगतान अनिवार्य होगा। अब हम लोग जानेंगे धारा 26 को। इसमें दिया हुआ है निबंधन का परिणाम। नेक्स्ट है अध्याय 4, क्योंकि अभी तक आपने अध्याय 3 तक पढ़ा है, अब आप जानेंगे अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 में वर्णन है बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती, और इस अध्याय 4 के धारा 27 में दिया हुआ है कि बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। थोड़ा सा इसको डिटेल में भी जानिए। बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती पट्टा या अमलनामे के द्वारा किए जाने का प्रावधान है, लेकिन अमलनामे या पट्टे का 4 प्रतियां तैयार की जाती हैं। एक प्रति उपायुक्त, एक प्रति भूस्वामी, एक प्रति रैयत और एक प्रति ग्राम प्रधान को देने की व्यवस्था है। अब हम लोग जानेंगे धारा 28 के बारे में। 28 में यह धारा में दिया हुआ है कि बंजर भूमि या खाली जोतों की बंदोबस्ती के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। थोड़ा सा इसको और भी विस्तार में जानें। रैयतों की आवश्यकता के अनुसार भूमि का वितरण, गांव, समाज या राज्य की प्रति की गई सेवाओं के लिए विशेष दावा, रैयत की जमाबंदी, भूमि के बंजर भूमि का लगाव, भूमिहीन श्रमजीवियों को कुछ भूमि का बंदोबस्त, ऐसा वर्णन है धारा 28 में। धारा 29 क्या कहता है दोस्तों? धारा 29 में दिया हुआ है कि उपायुक्त की स्वीकृति के बिना मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रधान का अपने साथ या समूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्ती नहीं करना।
थोड़ा सा इसको और डिटेल में जाने। अगला जो पैराग्राफ है वो है कि कोई मूल रैयत ग्राम प्रधान या उपायुक्त की लिखित स्वीकृति के बिना मूल रैयत के साथ किसी प्रकार की बंजर भूमि या खाली जोत का बंदोबस्त नहीं कर सकेगा। ऐसा धारा 29 में कहा गया है दोस्तों। अब हम लोग आए हैं धारा 30 में और आप पढ़ रहे हैं अध्याय 4। तो धारा 30 में दिया हुआ है दोस्तों कि बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी भी खाली जोत, होल्डिंग जिसको कहते हैं, का अविभाजन यानी कि सब डिवाइडेड नहीं किया जाना। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ आपको धारा 30 को कि बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी भी खाली जोत का अविभाजन नहीं किया जाना, ऐसा वर्णन है धारा 30 में। और थोड़ा सा एक लाइन और इसमें ऐड किया हुआ है कि भूस्वामी एक उपायुक्त की सहमति के बिना बंदोबस्ती हेतु भूमि या जोत का अविभाजन नहीं होगा। धारा 31 में दिया हुआ है कि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान, अब इसको डिटेल में जानिएगा। हेडमैन, ग्राम प्रधान को हेडमैन के नाम से जाना जाता है। फिर से एक बार मैं रीड करती हूँ धारा 31 को कि 2 या उससे अधिक ग्राम प्रधान सह मूल रैयतों या भूस्वामियों को संयुक्त रूप से बंदोबस्ती करना। तो एक लाइन और इसमें ऐड है कि संयुक्त रूप से बंदोबस्ती नहीं की गई हो और उपायुक्त के यहाँ कोई आपत्ति दर्ज करें तो उपायुक्त जो है वो बंदोबस्ती को रद्द या उपारंतरित कर सकता है। ऐसा धारा 31 में कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे धारा 32 को और आप पढ़ रहे हैं अध्याय 4। बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ आपत्ति। थोड़ा सा इसको डिटेल जानना ज़रूरी है दोस्तों धारा 13 को कि कोई भी व्यक्ति यदि बंदोबस्ती की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हो तो वह इसके विरुद्ध उपायुक्त के यहाँ 1 वर्ष के अंतर्गत आपत्ति दर्ज कर सकता है। उपायुक्त सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर उचित निर्णय ले सकता है या उचित आदेश दे सकता है। अब हम लोग जानेंगे धारा 33 के बारे में। धारा 33 में दिया हुआ है कि बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद न की जाए। ऐसी भूमि जो उपयुक्त रीति से बंदोबस्त की गई हो और 5 वर्ष तक इसे आबाद नहीं किया गया हो तो उपायुक्त के द्वारा बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी। ऐसा कहा गया है धारा 33 में। अब हम लोग आए हैं धारा 34 में। धारा 34 में दिया हुआ है कि उपायुक्त गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, श्मशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। यदि जाहिर थान, श्मशान या कब्रिस्तान को भूमि अपर्याप्त होने लगे तो उपायुक्त ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत के राय से जाहिर थान, श्मशान, कब्रिस्तान के अतिरिक्त उपयोग के लिए बंजर भूमि का समुचित भाग उसमें मिला सकता है। ऐसा कहा गया धारा 34 में। अब हम लोग धारा 35 को जानेंगे। धारा 35 में दिया हुआ है सिंचाई के लिए जलाशय या धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना या अन्य प्रयोजन के लिए परिणत नहीं किया जाना। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानिए। बांध, आहर, पोखरा तथा अन्य जलाशय जिसका उपयोग बाढ़ से रक्षा, सिंचाई, स्नान, धोने या पीने के लिए किया जाता हो, ये ग्राम प्रधान या मूल रैयत या भूस्वामी या उपायुक्त के सहमति या अनुमोदन के बिना बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा धारा 35 में कहा गया था। धारा 36 में कहा गया है कि गांव की सीमाओं पर की नालों, श्मशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थल, सीमा चिन्ह, रास्ते एवं पूजा स्थल का बंदोबस्त नहीं किया जाना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे धारा 37 के बारे में। धारा 37 में वर्णन है कि रैयत का मवेशी चराने का अधिकार। रैयतों का यह अधिकार है कि वे मवेशी को अभिलेखांकित चारागाह में या गांव के बंजर भूमि में चरा सकते हैं। मवेशी चराने का अधिकार वन नियमों के उपबंध के साथ रहेगा। अब धारा 38 के बारे में जानेंगे।
चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा। कोई भी भूमि जो चारागाह या गोचर के रूप में अभिलेखांकित हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा चराई से भिन्न उद्देश्य के लिए बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, ऐसा धारा 38 में कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे धारा 39 के बारे में। धारा 39 कहता है कि रैयतों का अपनी जोतों से भिन्न भूमि पर तालाब इत्यादि उत्खनन का अधिकार। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे अगले लाइन में। भूस्वामी की अनुमति से रैयत अपनी जोतों से अलग भूमि पर भी पीने या अन्य कार्यों के लिए तालाब या जलाशय का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि स्वामी के सहमति से उसमें मछली पालन और अन्य व्यावसायिक लाभ का अर्जन। नेक्स्ट लाइन है कि यदि भूस्वामी बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुमति नहीं देता है तो रैयत उपायुक्त के यहाँ अपील कर सकता है और उपायुक्त उचित निर्णय लेते हुए निर्णय पारित कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे धारा 40 को। धारा 40 में वर्णन है कि खास तालाब संबंधित मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें। किसी भी रैयत को तालाब या जलाशय में मछली मारने का अधिकार प्राप्त हो तो उसमें भूस्वामी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम लोग जानेंगे धारा 41 को। किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत या बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाना। नेक्स्ट है धारा 42। इसमें दिया हुआ है कि उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार दखल में हो। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें। उपायुक्त अपनी इच्छा या किसी रैयत के आवेदन पर विचार कर उस व्यक्ति को बंदोबस्त से बेदखल कर सकता है जिसने संथाल परगना में किसी भी विधि का उल्लंघन कर कृषि भूमि का अतिक्रमण किया। नेक्स्ट है धारा 43। वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या किसी भी अदालत के द्वारा अभिस्वीकृत नहीं होगा। इस धारा के अनुसार भूस्वामी, ग्राम प्रधान, मूल रैयत और रैयत के बीच में एग्रीमेंट में लिखित या अलिखित रूप में कुछ भी तय होने पर भी वस्तु के रूप में लगान, चाहे वह भावली, बटाई, कृसानी, दानबंदी यानी किसी भी नाम से विदित हो, पाने का अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट लाइन है कि वस्तु रूप में लगान देने का मामला किसी भी न्यायालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब हम लोग जानेंगे धारा 43 को। इसमें धारा 43 में क में दिया हुआ है कि लगान भुगतान करने का समय संथाल परगना बंदोबस्त विनियम 1872 रेगुलेशन 3 में प्रतिकूल स्थिति में भी भूधारक के द्वारा मुद्रा लगान 4 बराबर किस्तों में कृषि वर्ष के प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन को देय होगा। प्रत्येक भूधारक सूर्यास्त के पूर्व लगान का प्रत्येक किस्त निश्चित तारीख को जमा करेगा। लगान बकाया की गणना कृषि वर्ष के अंतिम दिन की जाएगी। कृषि वर्ष से तात्पर्य है जहां बंगला वर्ष चलता है वहां बैसाख के प्रथम दिन से, जहां फसली साल चलता है वहां अश्विन के प्रथम दिन से 1 वर्ष। अब हम लोग जानेंगे धारा 44। धारा 44 में दिया है कि हस्तांतरण की सूचना के अभाव में भूतपूर्व भूस्वामी या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत, ग्राम प्रधान और मूल रैयत भूस्वामी या मूल रैयत के हित के अतिरिक्त वो जवाबदेह नहीं है। अब हम लोग जानेंगे धारा 45 को। धारा 45 में वर्णन है डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान भुगतान। थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने दोस्तों कि कोई रैयत अपने भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे धारा 46 को। इसमें दिया हुआ है ग्राम प्रधान, मूल रैयत या भूस्वामी प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखेगा। नेक्स्ट है धारा 47। लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद
अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानें कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद जो है वो कैसे होगा। रैयत या मूल रैयत लगान या उसका ब्याज अपने भूस्वामी को जमा करेगा, तो भूस्वामी या उसका एजेंट सरकारी पत्र में निःशुल्क हस्ताक्षरित रसीद देगा। यदि रसीद की प्राप्ति नहीं हो तो उपायुक्त को इसकी सूचना दी जा सकती है। अब हम लोग जानेंगे धारा 48 को। रसीदों और लेख के विवरण के प्रपत्र सरकार तैयार करेगा, यानी कि राज्य सरकार तैयार करेगा। इससे थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें। उचित लेखे के विवरण और प्रत्यर्पण रसीदों के प्रपत्रों को राज्य सरकार तैयार कराएगी और ग्राम प्रधान मूल रैयत भूस्वामी से विक्रय के लिए अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। अब हम लोग जानेंगे धारा 49 के बारे में। इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। जहां रैयत का जोत हस्तांतरित हो, जोत का लगान जोत का प्रथम भार होगा। यदि जोत या जोत का कोई भी भाग बकाया लगान के साथ। अब हम लोग जानेंगे धारा 50, विशिष्ट कारणों से लगान की कमी। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें। राज्य सरकार किसी भी लगान की कमी कर सकती है जिसमें जोत में बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत का भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है आदि कारणों पर लगान में कमी की जाएगी। धारा 51 में दिया हुआ है लगान कमी की अवधि। धारा 52 में दिया हुआ है देय लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए भूस्वामी प्रभुति को दंड। तो आप अभी तक पढ़ रहे थे धारा 5 के अध्याय 5। अब हम लोग जानेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में दिया हुआ है कतिपय प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अब इसमें भी हम लोग धारा 53 के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें दिया हुआ है भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। यदि भूस्वामी जनहित में कोई निर्माण कार्य करना चाहे तो उस पर ग्रामवासियों का समान अधिकार होगा, लेकिन इसके लिए उपायुक्त की अनुमति लेनी होगी। अब हम लोग जानेंगे अध्याय 7 के बारे में। इसमें न्यायिक प्रक्रिया के बारे में डिटेल दिया हुआ है और आता है इसमें धारा 54। धारा 54 में वर्णन है कि न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियमों को बनाने का राज्य सरकार का अधिकार सौंपे गए हैं। अपील और पुनरीक्षण करने का अधिकार रखेगा। धारा 55 में दिया हुआ है कि लगान वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध उत्तरोत्तर वाद। धारा 56 में निष्कासन यानी कि बेदखली का वर्णन है। यदि कोई रैयत को उसके जोत से बेदखल कर दिया गया तो उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। धारा 57 में अपील के बारे में डिटेल दिया हुआ है। उपायुक्त को अपीलीय अधिकार होगा और वह अपने विवेक और साक्ष्य के अनुसार निर्णय देगा। धारा 58 में दिया हुआ है दूसरी अपील। यदि उपायुक्त का अधिकार प्राप्त अनुमंडल अधिकारी पदाधिकारी या अन्य समाहर्ता ने निर्णय दिया है तो उपायुक्त के न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है धारा 59। इसमें पुनरीक्षण के बारे में डिटेल दिया हुआ है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है न्याय आदेश का पुनरीक्षण उपायुक्त अथवा उपायुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। नेक्स्ट है धारा 60। इसमें भी दिया हुआ है पुनर्निरीक्षण। तो इसमें दिया हुआ है उपायुक्त के आदेश का पुनरीक्षणीय आयुक्त के न्यायालय में किया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे धारा 61 के बारे में। केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा। उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश पुनरीक्षण प्रक्रिया में जब तक न्याय की हानि नहीं हुई है अपील शून्य रहेगा। अब हम लोग जानेंगे धारा 62 को। इसमें दिया हुआ है उपायुक्त एवं उप समाहर्ताओं पर नियंत्रण। थोड़ा सा डिटेल में इसको जानते हैं। अपने कर्तव्य के निर्धारण में उपायुक्त आयुक्त के अधीन एवं अन्य अपर समाहर्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त के अधीन होंगे। धारा 63 में दिया हुआ है वादों पर रोक। किसी आवेदन में जो इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त के द्वारा संज्ञेय हो, उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपास्त करने, संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा
और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश, अपील और पुनरीक्षण संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन रह करके अंतिम होगा। अब हम लोग जानेंगे अध्याय 8। इसमें परिसीमा के बारे में वर्णन है। धारा 64 दिया हुआ है। इसमें परिसीमा का सामान्य नियम का डिटेल थोड़ा सा हम लोग जानें इसको। इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र परिसीमा की कोई अवधि उपबंधित नहीं है, वाद हेतु 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब हम लोग जानेंगे धारा 65। इसमें निष्कासन के लिए परिसीमा दिया गया है। रैयत के बेदखली संबंधित सीमा 2 वर्ष है। धारा 66 में दिया हुआ है अपीलों के लिए परिसीमा। थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने। आयुक्त के यहाँ अपील के लिए 90 दिन और उपायुक्त के यहाँ अपील के लिए 60 दिन निर्धारित है। अब हम लोग लास्ट यानी कि अध्याय 9 के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी ने पहले पढ़ा था कि इसमें अध्याय 9 और 72 धाराएं हैं। तो अध्याय 9 में विविध प्रावधान किया गया है। जैसे धारा 67 में दिया हुआ है दंड के बारे में। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों, और अपराध जारी रहने की स्थिति में प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये तक की राशि से दंडित किया जाएगा। धारा 68 में दिया हुआ है भूस्वामी पर सूचना की तामील। सूचना की तामीला भूस्वामी का उत्तरदायित्व होगा। धारा 69 में दिया हुआ है कतिपय भूमि के अधिकार का अर्जन पर रोक। सरकारी या अन्य सार्वजनिक कार्य चिन्हित भूमि का अर्जन प्रतिबंधित होगा। अब हम लोग आते हैं धारा 70 में बकायों की वसूली। सभी प्रकार के लगान, ब्याज, हानि, क्षतिपूर्ति की वसूली रूढ़ि एवं रीति के मुताबिक किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग धारा 71 में नियम बनाने का अधिकार। नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकार को सुरक्षित रहेगा। अब आते हैं दोस्तों अंतिम धारा 72 पे। धारा 72 में दिया हुआ है विशिष्ट विधानों का परित्राण। थोड़ा सा इसको डिटेल में जानें। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 अन्य नियमों में ऊपर रहेगा। उसके बाद संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 लागू किया गया। इस प्रकार दोस्तों धारा 72 समाप्त हुआ और अध्याय 9 तक आप लोगों को पढ़ना था और धाराएं थी 72। तो SPTF से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो पूछे जाएंगे और मेरे इसी PDF से 5 ऐसे प्रश्न थे जो 7th, 8th, 9th, 10th में भी पूछे गए हैं और 6th, 7th, 8th, 6 JPSC में भी पूछे गए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये ऑडियो बुक है दोस्तों। क्लासेज अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो आप हमारा धुरीना ऐप पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पूरे अच्छे से, और इसको डिटेल में समझा करके आपको ये क्लासेस में बताए गए हैं। यूट्यूब पर भी बने रहिए दोस्तों, वहाँ पर भी मैं SPTF के क्लासेस जो है बहुत अच्छे से इसको समझाते हुए मैं क्लासेस लूँगी। और अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि पेड है 9905917516 पर। इस ऑडियो बुक में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं लोग नेक्स्ट ऑडियो बुक में। धन्यवाद।